आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच विराजमान हैं। देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी। सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। एक और अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने वाली पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी, और दूसरी ओर टीपू सुल्तान को हीरो बनाकर चलने वाले लोग हैं। 2023 की शुरुआत से ही हर किसी की जुबान पर 2024 छा गया है। 2023 को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा। विपक्षी इसे प्रधानमंत्री मोदी की अग्नि परीक्षा का साल बता रहे हैं, जबकि 2022 में मोदी ने साबित कर दिया कि 2024 उनका होगा और 2023 विपक्षी पार्टियों की अग्नि परीक्षा का साल है। 2022 में बीजेपी ने 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और गुजरात के चुनाव जीते। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी का 2023 के 365 दिनों में विपक्ष के धुरंधरों को साबित करना है कि मोदी के खिलाफ उनका चेहरा कौन होगा। 2024 में मोदी वर्सेस कौन होगा, किसके चेहरे पर वो मोदी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे। 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष अभी तक किसी चेहरे पर एकमत नहीं हो सका, लेकिन एक लाइन पर सभी सहमत है कि मोदी से मिलकर लड़ना है। अब ये टैक्टिकल पॉलिटिकल फाइट नहीं रही, मतलब कि उसमें एक ग्रुप वहां आ जाए और एक ग्रुप मिलके बीजेपी को हरा दे। अब वो गाड़ी गई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, अब वो एक विचारधारा के हाथ में है। ठीक है? और अब वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्पेस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी। नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी और केसीआर विपक्षी एकता की कवायद में लगातार जुटे हैं। अब तो राहुल भी खुलकर इसकी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के चेहरे के लिए सबकी पसंद कौन, इस पर ये नेता मौन भी धारण कर ले रहे हैं। हालांकि मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटे विपक्षी नेता इस फॉर्मूले पर आगे बढ़े हैं कि नेता पद का सवाल 2023 में होने वाले राज्यों के चुनावी नतीजों तक के लिए छोड़ दिया जाए। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये 9 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। इनमें से 5 राज्यों में बीजेपी, जबकि 2 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता काबिज है। फिलहाल 2024 के चुनावी रण से पहले 2023 वो आखिरी दरवाजा है जिसमें 9 ताले लगे हैं। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी कितने ताले खोल पाती है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की पैमाइश इन राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन के जरिए भी होगी। वहीं इन राज्यों के इलेक्शन का रिपोर्ट कार्ड बताएगा कि राहुल मोदी के खिलाफ विपक्ष के नेता होंगे या नहीं। अगर राहुल नहीं होंगे तो लोकसभा चुनाव में 272 सीटें जीतने का टास्क विपक्ष के किस नेता को मिलेगा। विपक्ष के सामने ये भी बड़ा सियासी सवाल है। देश की मौजूदा सियासी तस्वीर को देखें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई दूसरी विपक्षी पार्टियां कबूल करेंगी, इसकी संभावना फिलहाल नजर नहीं आती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश में पीएम मटेरियल देखा जा रहा है, यानी भविष्य में वो भी इस कुर्सी के दावेदार हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी के खिलाफ खेला होबे का नारा दे चुकी हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी गठबंधन सरकार की स्थिति में अपने लिए उम्मीद नजर आती है। बीजेपी विरोधी कई छत्र भी ऐसी ही सोच रखते हैं, उनमें एक नाम अरविंद केजरीवाल का भी है। वहीं कांग्रेस से दूरी बनाकर अखिलेश यादव अब अपने पत्ते चल रहे हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर भी बड़ी जीत हासिल करके खुद को राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी भी लॉन्च कर चुके हैं। बीजेपी के मुकाबले विरोधी पार्टियों के इन छत्रपों के सांसदों की संख्या की बात करें
लोकसभा में बीजेपी यानी मोदी के 303 सांसद हैं, कांग्रेस के 53 सांसद ही हैं। लोकसभा में जेडीयू के 16 सांसद हैं, हालांकि 2019 में वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। लोकसभा में टीएमसी का संख्या बल 23 है, जबकि शरद पवार के एनसीपी के 5 सांसद हैं। वहीं अखिलेश की समाजवादी पार्टी के 3 सांसद हैं, जबकि केसीआर की पार्टी टीआरएस के 9 सांसद हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का कोई सांसद लोकसभा में नहीं है। लेकिन गुजरात में मिले वोट से आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। ऐसे में आप कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में एक मंच पर आएगी या नहीं, इस पर संशय है। केजरीवाल इसके संकेत भी दे रहे हैं। 7 दिन के विपासना ध्यान के बाद आज बाहर निकला हूं। ध्यान ने मुझे हमेशा आत्मिक बल और मानसिक शांति प्रदान की है। इस बार भी अधिक ऊर्जा के साथ देश की सेवा का संकल्प लेकर लौटा हूं। अब एक बार फिर राहुल गांधी पर आते हैं, जो एक और विपक्ष को एकजुट कर मोदी वर्सेस 272 की सियासी लड़ाई को फतह करने का विपक्ष को सपना दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्षेत्रीय दलों को क्षेत्र विशेष तक सीमित बता रहे हैं। उन पर कांग्रेस की सुप्रीमेसी थोपते दिख रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बीजेपी और कांग्रेस एक होते तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की तो बात कभी नहीं कर सकते। मतलब हो ही नहीं सकता कि अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त करो, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी मुक्त कर, बीजेपी इसको भी मिटा दो। वो तो नहीं कह रहे हैं। तो ये तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस और बीजेपी आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोज्ड हैं और ये पुरानी लड़ाई है, पुरानी विचारधारा की लड़ाई है। बट अखिलेश जी की भी जगह है और उनको ये ऑप्शन, मतलब बोलने का ऑप्शन मिलना चाहिए, और उनका पर्सपेक्टिव है वो उनके लिए ठीक है। हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, विचारधारा की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है और इसको हम जीतेंगे। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। राहुल के इस बयान से भी विपक्ष में दरार पैदा हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस की अगुवाई कबूल नहीं करने के पीछे एक वजह यह भी है कि अभी क्षेत्रीय दलों के नेगोशिएशन पावर कम हो जाएगी और जब 9 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे और लोकसभा चुनाव सर पर होगा, तब सीटों को लेकर वो कांग्रेस से बेहतर तरीके से मोलभाव कर सकेंगे। इसलिए जब अखिलेश जैसे नेता बीजेपी और कांग्रेस को एक जैसा बता रहे हैं, तब राहुल उनसे अपना एक सियासी रिश्ता जोड़ते दिख रहे हैं। उनके यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी क्यों कबूल नहीं है? इसकी दूसरी बड़ी वजह है विपक्ष को राहुल पर एतबार नहीं है। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि विपक्षी एकता और मोदी को हटाने के नाम पर अपने आधार वोट बैंक में कांग्रेस को हिस्सेदारी क्यों दें? वो किस भरोसे राहुल के नेतृत्व में किसी करिश्मे की उम्मीद करें? क्योंकि राहुल तो 2014 से मोदी के खिलाफ मैदान में है। मोदी को सत्ता से दूर रखने की बात तो दूर, वो कांग्रेस पार्टी को औपचारिक विपक्ष के दर्जे लायक सीटें भी नहीं दिला सके। दो 2023 के आगाज के साथ 2024 की सियासी जंग और तीखी होने लगी है। विपक्षी दल 2024 में हसीन ख्वाब देख रहे हैं पीएम मोदी को सत्ता से हटाने का, लेकिन टुकड़ों में बटा विपक्ष अब तक ये नहीं तय कर पाया है कि उनका चेहरा कौन होगा। इन चेहरों में एक चेहरा बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता दीदी का है। ईडी और सीबीआई के हंटर के बाद सुस्त पड़ी ममता एक बार फिर अंगड़ाई ले रही हैं।
2 दिन पहले ममता दीदी ने जय श्री राम के नारे लगाने पर फिर पुराना तेवर दिखाया। इस तेवर के पीछे एक संदेश है कि विपक्ष में वही ऐसी नेता हैं जो 2024 में पीएम मोदी को टक्कर दे सकती हैं। नरेंद्र मोदीरा बेशी दिन থাকলে দেশটাকেও বিক্রি করে দেবে। 30 दिसंबर को बंगाल को पहली वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाकर दीदी का मूड बिगाड़ दिया। ममता ने मंच पर बैठने से इनकार कर दिया। अपने एक कदम से दीदी ने एक तीर से 2 निशाने साधे। मुस्लिम वोटर को भी अपना सियासी मतलब समझा दिया और विपक्ष को बता दिया कि एंटी मोदी गैंग का नेतृत्व करने का दावा उन्होंने छोड़ा नहीं है। लेकिन बंगाल के बाहर दीदी का दावा कमजोर पड़ जाता है। बंगाल के बाहर उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की पैन इंडिया कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन बंगाल एक बड़ा राज्य है, लिहाजा एंटी मोदी गैंग में दीदी की अहमियत बहुत ज्यादा है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 में बंगाल में कमल ने कमाल का प्रदर्शन किया था। दीदी के गढ़ में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। सीपीएस का सफाया हो गया था। कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर सिमट गई थी, जबकि 2014 में टीएमसी ने 34 सीटें जीती थी और बीजेपी को महज 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। सीपीएम को 2 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बात दीदी की टेंशन बढ़ाने वाली है। 2014 में बीजेपी को 17% वोट मिले थे, जबकि 2019 में बीजेपी को 40.6% वोट मिले। 5 साल में बीजेपी को 23.5% वोटों का फायदा हुआ। मतलब साफ है कि जब मुद्दा देश का प्रधानमंत्री चुनने का होता है तो बंगाल का वोटर अलग फैसला करता है और विधानसभा चुनाव में अलग। अगर 2024 में बंगाल फिर भगवा रंग में रंगा दिखा तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। मैं जब ये बोल रहा हूं ना दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ, ये गुस्से करने वाली एक चीज है क्या? मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली बात है क्या? 2022 में बिहार की सत्ता बदली और इसी के साथ तमाम सियासी और सामाजिक समीकरण भी बदलने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर भी बदलने लगे। आमतौर पर शांत रहने वाले नीतीश कुमार अचानक एंग्री यंग मैन के रोल में दिखने लगे। अगर यकीन नहीं होता तो छपरा शराब कांड की बात की ये तस्वीरें देख लीजिए, कैसे सुशासन बाबू बिहार विधानसभा में लाल पीले हो रहे हैं। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि नीतीश बाबू 2024 के सियासी सर्कस में खुद को चैंपियन साबित करने के लिए अपनी मंद मंद मुस्कान वाली मासूमियत छोड़कर आक्रामक नेता की छवि बना रहे हैं। वो पहले ही 2025 के लिए तेजस्वी को बिहार का सीएम फेस बताकर संदेश दे चुके हैं कि अब वो दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं। अब तो हमारा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए वो जंगल राज वाली पुरानी बातों को गठरी में बांधकर गंगा में बहा चुके हैं और अब लालू के खानदान और उनकी पार्टी से उनका कोई बैर नहीं है। लालू की लालटेन उठाने के बाद बिहार में नीतीश का ग्राफ तेजी से गिरा है, जबकि तेजस्वी पर आरजेडी समर्थकों का भरोसा बरकरार है। इसकी तस्दीक उपचुनावों के नतीजों से होती है। 5 दिसंबर को कुर्नी उपचुनाव में नीतीश को जोर का झटका लगा। जेडीयू के मनोज कुमार सिंह को बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने हरा दिया। नीतीश की साख और महागठबंधन की धार 2 उपचुनावों में कहीं नहीं दिखाई दी। गोपालगंज सीट का उपचुनाव भी बीजेपी ने जीता। मोकामा में भी बीजेपी ने महागठबंधन को मात दी। साफ है, बिहार की जनता नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को कबूल नहीं कर पा रही, लेकिन नीतीश राष्ट्रीय नेता बनने की जिद में लगातार मोदी विरोधी बयान दे रहे हैं। प्रधान सेवक को राष्ट्रपिता बताने पर नीतीश को ऐसी मिर्ची लगी कि वो ऑफिस से बाहर हो गए। वो पूछने लगे कि 9 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। राष्ट्रपिता तो ये वो कौन बोली? सुने ना थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। आप जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं। पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। आजादी की लड़ाई हुई और क्या मतलब है? जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का
आरएसएस का कोई योगदान रहा हो। जबकि 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार उसी भगवा खेमे के साथ मिलकर लड़े थे जिसे वो आज पानी पी पी कर कोस रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, आरजेडी को 75 और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। नीतीश कुमार का दल 50 के नीचे सिमट गया था, फिर भी बीजेपी ने उनका मान रखा और नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से वो सीएम बने। लेकिन अब नीतीश कुमार मोदी हटाओ मिशन पर हैं। कांग्रेस और दूसरे दल उन्हें अब तक पीएम कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है, लेकिन नीतीश विपक्षी दलों को फॉर्मूला बताने में लगे हैं कि कैसे मोदी को 2024 में हरा सकते हैं। कहने रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे?